phenomenon explained by particle nature of electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो पार्टिकल नेचर होती है वो क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किया वो हम लोग देखेंगे। तो पहले एक बार लिस्ट कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में जो जो है हमें जो जो पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स को मैं लिख देता हूं कि जिसको पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किया, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, तो द फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ये बिल्कुल नया टर्म होगा आप लोगों के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। भाई पढ़ेंगे हम लोग, आज ही पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सिंपल जान लो, एक मेटल है, एक मेटल के सरफेस पे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक मेटल के सरफेस पे लाइट जैसे ही गिरता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ओके, कुछ मेटल के सब केस में। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के केस से, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एमिशन of radiation from hot bodies। देखो हॉट बॉडी मतलब कोई भी चीज को मैंने गर्म किया। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कि यदि कोई भी चीज को आप गर्म करते हो तो देखे हो ना कि कलर चेंज होती है, वो रेड कलर की हो जाती है, फिर ऑरेंज हो जाती है, फिर वायलेंट होती है लास्टली जाके। तो रेड कलर की रेडिएशन निकलती है, वायलेंट की निकलती है, ऑरेंज की निकलती है, येलो की निकलती है। तो वो जो रेडिएशंस निकलते हैं क्यों निकलते हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन मिली थी पार्टिकल नेचर से। हॉट बॉडीज को आप जब गर्म करते हो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उसको जो प्रॉपर ढंग से समझाया था वो पार्टिकल नेचर ने समझाया। The third point is variation of heat capacity of solids। Heat capacity of solid as a function of temperature, as a function of temperature। ये चैप्टर में हमें पढ़ना नहीं है इन डेप्थ, जस्ट आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बट इस टॉपिक को हमें अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बट इस पॉइंट को जानना है बस। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी बेसिकली कि एक बॉडी को, कोई पर्टिकुलर सॉलिड को कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कोई पर्टिकुलर सॉलिड को कितना हीट रिक्वायर्ड होगा ताकि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो यही हीट कैपेसिटी की वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसी होती है उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमें यहीं से मिली। ओके, तो अभी इस पॉइंट में बस इतना समझना है कि हीट कैपेसिटी मतलब कितना हीट चाहिए एक सॉलिड के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। उसमें जो वेरिएशन आती है टेम्परेचर के साथ उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमें पार्टिकल नेचर से। दी line spectra of atoms with special reference to hydrogen। देखो ये जो डी नंबर पॉइंट है ये किस चिड़िया का नाम है ये छोड़ो, ये हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे जब ये टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूं अभी आपको आप नहीं समझोगे। जब इस टॉपिक की डिस्कशन होगी तब हम लोग। ओके, तो ये जो चार चीज है
कम से कम आपको नॉलेज रखनी चाहिए कि ये चार चीजों की एक्सप्लेनेशन हमने दी थी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो इन सब को हम लोग एक एक करके इन डेप्थ डील करेंगे, ठीक है ना, आज ही हम लोग को डील करना है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट मैं बोर्ड को रब करूंगा, तो आपको कुछ भी नोट करना है या कुछ भी करना है इसको कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना, ठीक है। ओके, तो ये 4 पॉइंट लिख लो दिमाग में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे हम लोग बहुत सिंपल में देखेंगे, इन डेप्थ जाने वाले नहीं है हम लोग उसमें। जरा ध्यान से देखना और समझ लो इसकी बेस को, बाद में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। देखो ये इफेक्ट तो सबसे पहले हेनरिच हर्ज ने ऑब्जर्व किया था। हेनरिच हर्ज 1887 में पहली बार उसने ऑब्जर्व किया था इस इफेक्ट को। ये है क्या, देखते हैं। certain metals like potassium, rubidium, cesium emits electron when light is incident on it। सबसे पहले बेस में समझो ये चीज क्या है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, वो इलेक्ट्रॉन निकालती है, वो इलेक्ट्रॉन ई माइनस इलेक्ट्रॉन निकालती है जब लाइट उसके ऊपर गिरता है, ठीक है ना। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ ऐसे मेटल हैं, यदि उनके ऊपर लाइट गिरेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, अब ये होता कैसे है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका देखते हैं हम लोग, एक फिर देखेंगे डेफिनेटली। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो पहले। बेसिकली एक ऐसा ग्लास ट्यूब लिया गया था, एक्सपेरिमेंट को जब किया गया था स्टार्टिंग में, तो एक ऐसा ग्लास ट्यूब लिया गया था, ठीक है। उस ग्लास ट्यूब में एक टर्मिनल थी, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जल्दी मुझे बताओ पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड, कैथोड, क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल थी एंड एक एमिटर लगी हुई थी यहाँ पे, देयर वाज एन एमिटर आल्सो, ओके। और यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ था, ठीक है ना। दिस वाज द नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ, ओके, दिस वन इज द मेटल, ओके। द मेटल कैन बी पोटेशियम, रुबिडियम या सीज़। अब इस मेटल पे क्या हुआ, हम लोगों ने लाइट डाला, हम लोगों ने नहीं डाला, वो हेनरिच हर्ज ने डाला, ठीक है ना, लाइट डाला, ओके। अब लाइट उस पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से,
इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होना ही होना है, तो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हुआ, यहां गया, पूरी सर्किट को ये कंप्लीट कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकल रही है, यहां जा रहा, पूरे में घूम रही है। जब इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहा है तो इस सर्किट में एक करंट सेटअप होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? सर्किट तो पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या है, एक पूरी सर्किट में करंट सेटअप होगी और आपको इस एमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है। गॉट इट? तो यही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द एमिटेड इलेक्ट्रॉन is known as फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है हम लोग उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लाइट के फोटॉन्स के कारण निकली है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने से निकलता है इसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, द करंट set up in the circuit due to photoelectrons is known as photocurrent। देखो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा। The current set up in the सर्किट में जो करंट सेटअप होता है, ये पूरी सर्किट कंप्लीट किया ना इलेक्ट्रॉन ने सर्किट कंप्लीट किया। तो इस सर्किट में जो करंट सेटअप हुआ, ओके, किसके कारण? फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, उसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। बहुत सिंपल है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट सेटअप होती है सर्किट में उसे हम लोग बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है ना। और द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ current due to photoelectron is known as photoelectric effect। ओके, अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल में, ये जो प्रक्रिया हो रही है पूरी, ये जो प्रक्रिया हो रही है या ये जो प्रोसेस हो रही है जहां पे करंट बन रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण उसे हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, जब भी आप फोटो इलेक्ट्रॉन के मदद से करंट सेटअप करवाओगे एक सर्किट में, उसे हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट, ये तो बहुत जनरल डिस्क्रिप्शन है, पर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें ऑब्जर्वेशन आप लोगों को क्या क्या मिला? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन,
ये जो एक्सपेरिमेंट की गई थी इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या था, चलो मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में बाद में जाऊंगा। उससे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सबको क्लियर है कि मुझे फिर से कुछ बताना है? क्लियर है आई सपोज, यस नो? फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलिए नो सर। बेटा, बोलिए। नो सर। क्लियर नहीं है, क्या चीज एक्सप्लेन करना, बोलो बेटा। फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट के गिरने के कारण, लाइट के गिरने के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकली उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन, लाइट के गिरने के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकली उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। और कुछ? नो? एनीबॉडी एल्स? नो सर। नहीं बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स emitted are instantaneous। देखो, इंस्टैंटेनियस शब्द का मतलब होता है तुरंत। इलेक्ट्रॉन सॉरी, इंस्टैंटेनियस शब्द का मतलब होता है तुरंत। तुरंत का मतलब क्या है, जैसे ही लाइट, देखो लाइट आई, जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस को छुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन निकलती है वो एकदम फट से निकलती है जैसे लाइट गिरता है, कोई टाइम लैग बीच में नहीं होता है। लाइट यदि मेटल को टच किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता, ठीक है। The number of photoelectron emitted, the number of photoelectron emitted, कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट के जरिए से वो निकलेगा। कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। देखो, लाइट की यदि ब्राइटनेस बोलो या इंटेंसिटी बोलो, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दोगे आप, ब्राइटनेस मतलब ज्यादा रेज डाल रहे हैं, यदि आप ब्राइटनेस बढ़ा दोगे लाइट की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। ओके, पहले समझो कि 5 रेज आ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 50 रेज कर दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो इतने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी बोलो या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ओके, वेरी सिंपल मैन। थर्ड पॉइंट, फॉर ईच मेटल there is a characteristic minimum frequency photoelectric effect is not observed। ओके बेटा, बड़े बहुत लंबी सी पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। फॉर ईच मेटल, बोले तो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन यदि निकालना है, जैसे ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, ओके, इससे हमें इलेक्ट्रॉन मानो निकालना है, तो इसकी एक मिनिमम
रिक्वायरमेंट है जो लाइट गिरेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे ए, इसने जिद करके रखा है कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगा जब मेरे पे 5 हर्ट्ज की, मान लो ये बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगा जब मेरे ऊपर में 5 हर्ट्ज की लाइट गिरे, ठीक है ना। और ये मेटल बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगा जब मेरे पे 10 हर्ट्ज की लाइट गिरेगी। तो बोलने का मतलब क्या है, हर एक मेटल का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट की रिक्वायरमेंट है, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बोले तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है, ये मेटल ने बोला है कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगा जब मेरे पास 5 हर्ट्ज की लाइट गिरेगी। आप यदि इस पे 4 हर्ट्ज की लाइट गिराओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं। आप इस पे मानो इस मेटल पे 10 हर्ट्ज की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? निकलेगा। ओके, 5 या 5 से ऊपर होनी चाहिए तब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सिमिलरली ये 10 या 10 से ऊपर होनी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है ना। आप यदि 9 डालोगे, इस पे 9 फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, और ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए ध्यान से देख लो, हर एक मेटल के लिए एक डिफाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस मेटल के लिए नहीं। समझे बात को? बहुत सिंपल में, ये हर एक मेटल का अपना एक मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिरना है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो उससे नीचे नहीं। ओके, और एक डी नंबर पॉइंट है ऑब्जर्वेशन में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सपोज आप देख लो, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency of light। ये न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिनोट किया, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे जो उसके ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। और इसके लिए एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तभी होगी जब ये लाइट जो गिर रहा है उसके ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो। ओके, बोलने का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने की। म्यू नॉट से हम क्या डिनोट करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट उस पे ऊपर गिरेगा तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगी। ओके, तो यदि इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगी ही नहीं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा कहां? सिंपल सी बात है। तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास उस पे जो लाइट गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रहनी चाहिए। ये मिनिमम पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास तभी रहेगा जब वो निकला है उस लाइट से जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, तभी कुछ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। उससे नीचे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि न्यू नॉट से यदि वैल्यू नीचे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगा? जैसे कि 5 हर्ट्ज इसका रिक्वायरमेंट है इस मेटल का, अब मैं इसमें मानो कोई 4 हर्ट्ज का लाइट डाला,
तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से? सिंपल लॉजिकल। ओके, तो फिलहाल इस स्क्रीन में मैंने जितने चीज लिखे हैं, यदि आपको कोई भी डाउट है बेटा 2 मिनट अच्छे से ऑब्जर्व कर लो इसको, आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम। Anybody has any doubt in this? कोई डाउट? सर वो आगे बढ़ूं मैं? बोलिए बेटा, बोलो। डी लास्ट वाला पॉइंट। बेटा आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज रिपीट? मोबाइल को थोड़ा सा अपने मुंह के पास लाके बोलना। सर वो लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझाओ। ये वाला, हाँ ठीक। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक बॉडी में जो आएगी, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ मोशन, ठीक है। अब मानो ये एक लाइट गिरा, ठीक है ना, ये 5 हर्ट्ज की है मानो, तो 5 हर्ट्ज की है तभी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, अब मानो 4 हर्ट्ज की लाइट इस पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो उसके पास कोई एनर्जी कहां से? इलेक्ट्रॉन को तो निकलना पड़ेगा ना, तब ना उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो निकली इलेक्ट्रॉन उसकी ज्यादा। ओके, और यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बट कुछ भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास तभी रहेगा जब जो लाइट से वो निकला है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर। ओके, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हो? नो? और ये वाली पॉइंट और अच्छे से समझ आएगी थोड़ी देर बाद। और कुछ? नो, आगे एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने में काम। चलिए, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देख लिया। वो लास्ट वाला पॉइंट और अच्छा से क्लियर होगा 2-3 मिनट बाद। देखो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, ये तो पता चल गया। हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकलती है और उस इलेक्ट्रॉन के करंट कारण सर्किट कंप्लीट होती है और करंट भी सेटअप होता है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसको एक्सप्लेन करने की बात आई, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो उस जमाने में नियम हमें मालूम थे, उस जमाने के जो नियम थे क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स बोले तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स के वो नियम जो 1900 से पहले आए। क्लासिकल फिजिक्स उनको बोला जाता है, उन नियमों को जो 1900 से पहले आए। तो 1900 से पहले के नियम ये बोलती थी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बोलो या ब्राइटनेस। ओके, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। ओके, ब्राइटनेस समझ रहे हो कि ज्यादा रेज, 5 रेज गिरी तो कम ब्राइटनेस होगी, 50 रेज गिर गई तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ओके, ऐसा। तो क्लासिकल फिजिक्स या बोलो तो 1900 से पहले के जो थ्योरीज थे वो यही बोलते थे कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्राइटनेस पे, या बोलो तो नंबर ऑफ रेज जो गिरेगी। ओके, तो जब इस थ्योरी को लगाया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तब क्या समझ आया लोगों को? चलो देखते। मानो एक मेटल, ठीक है ना, एक सोडियम का मेटल मैंने लिया मान लो, और मैंने उसके ऊपर एक
रेड डिम लाइट डाला, डिम एकदम रेड का एक डिम लाइट डाला, ओके, मतलब एकदम हल्का सा रेड लाइट डाला उसको। तो मुझे एक बात बताओ कि रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम होती है? पढ़ाया था लास्ट क्लास में, रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्या होती है? सबसे कम। विजिबल में रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो इसका मतलब है क्या, रेड की एनर्जी भी सबसे कम होगी। आपको मालूम है ना, लास्ट क्लास में जो भी बच्चे थे, E is proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी कम उतनी उसकी एनर्जी। क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो, बोलो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये रहने दो एक पल, बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। ऋतिक, अगर आप जो बोलना चाह रहे हो ना, आप चैट भी कर सकते हो, एक बार चैट कर दो, सर समझ जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तो आप चैट कर दो। सर ऋतिक लास्ट क्लास में प्रेजेंट ही नहीं था। ओके ऋतिक, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो बेटा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं बाकी। ओके ऋतिक, ऋतिक यदि लास्ट क्लास में आप नहीं थे ना, तो थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास का वीडियोस देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी इन डेप्थ जो भी है। चलो ये मैं समझा रहा हूँ फिर से। एक सोडियम का मेटल है मान लो, आप उसके ऊपर एक रेड कलर की डिम लाइट गिराया, ओके। तो रेड की जो फोटोन की एनर्जी होती है बहुत कम होती है, तो हो सकती है कि रेड लाइट जब उस पर गिरा तो उतनी इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ओके। तो एक्चुअली जो होता है फ्रीक्वेंसी, कोई भी लाइट जब गिरती है तो मतलब उसमें कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी जब एक मेटल एब्जॉर्ब कर रहा है तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलती है, ओके। बट मैंने एक रेड लाइट गिराया है बहुत हल्के वाला, तो हो सकता है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए इस मेटल से, इलेक्ट्रॉन नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे 1000 या मतलब 1 लाख या बोलो बहुत सारा इनफाइनाइट, जितनी पॉसिबल हो सके मैक्सिमम ब्राइट, जितनी पॉसिबल होती है ब्राइटनेस, मैंने उतनी ब्राइटनेस बढ़ा दिया और बहुत सारे रेज डाल दिए रेड के। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कि यदि आप नंबर ऑफ रेज बढ़ा दो या ब्राइटनेस बढ़ा दो तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैंने नंबर ऑफ रेज जितना मैक्सिमम करने का उतना कर दिया और रेड लाइट उसके ऊपर गिराया, फिर भी देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। जो पुराने नियम हम लोगों ने पढ़े थे 1900 से पहले के, वो बोल रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मैंने रेड की ब्राइटनेस मैक्सिमम कर दी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है उन थ्योरीज में। और ये देखा गया कि यही सोडियम पे एकदम डिम येलो लाइट डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, एकदम डिम मतलब येलो का सिर्फ एक सिंगल रे भी डाल रहे हो वो सोडियम मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे रेड लाइट मिला के भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है और एक सिंगल येलो लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो ये जो थ्योरीज थी ये तो गड़बड़ हो गई कि भैया इतने सारे रेड लाइट गिरने से एनर्जी तो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए और इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला और एक सिंगल येलो डालने से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ये पढ़ा है कि हर एक मेटल की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, सॉरी हर एक मेटल की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि सोडियम की रिक्वायरमेंट है 5 की तो इसकी 6-7 हो, ठीक है ना, तो ये गिर रहा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए।
और हो सकता है रेड की कुछ 3 हो, इसलिए कितना भी रेड डाल दूं फ्रीक्वेंसी तो 5 के बराबर नहीं हो पा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी तो नहीं ना चेंज हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रही। ओके, बट ये थ्योरी जो बोल रहा है कि बहुत सारा डालोगे तो निकल जाना चाहिए क्योंकि एनर्जी तो उतनी मिल ही जाएगी ना, पर नहीं निकल रहा। तो इन चीजों को एक्सप्लेन कैसे किया गया वो हम लोग देखते हैं। यदि आप पुराने थ्योरीज 1900 से पहले की थ्योरी लगाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, सिंपल सी बात। तो इसको एक्सप्लेन कौन किया था कि 1905 आइंस्टाइन explained photoelectric effect, photoelectric effect using Planck's quantum theory। प्लैंक का थ्योरी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो प्लैंक की थ्योरी आई थी 1901 में, तो ये मॉडर्न थ्योरीज में आता है। तो प्लैंक की थ्योरी जो थी क्वांटम वाली, उसके मदद से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान से। ये वाली थ्योरी तो फेल हो गई, ये सीधा सा बात है। क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर? क्योंकि 1000 रेज डाल रहे हैं रेड के, अरबों रेज डाल रहे हो रेड के, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। तो एनर्जी तो बढ़ जाना चाहिए ना, इतना एनर्जी तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पर नहीं निकल रहा। तो गड़बड़ वाली बात है, थ्योरी गलत हो जाएगी। नया थ्योरी, प्लैंक की थ्योरी से आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम लोग समझने की कोशिश। देखो बेटा, आइंस्टाइन ने बोला कि हर एक मेटल की, देखो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ये पढ़ा है कि हर एक मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि हर एक मेटल की एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके नीचे की फोटोन यदि उस पर गिरे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। तो आइंस्टाइन ने बोला कि हर एक मेटल की एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। मानो इस मेटल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 10 की, ओके, 10 की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप यदि इस पे एक 10 एनर्जी वाला फोटोन डाल दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ओके। और ये जो 10 वाली एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी ही से ना आएगी। E is equal to h nu naught, ओके, क्योंकि 10 इसकी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो कहां से आएगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आएगी, ठीक है ना? ओके, तो एनर्जी आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, वही उसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने की, सर इलेक्ट्रॉन निकल। तो वो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुन लो। वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, एक लेटर होती है फाई, उससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? द मिनिमम एनर्जी requirement of a metal to emit electron। वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेटल से, ठीक है ना? और इसका फॉर्मूला होता है h nu naught। h nu naught क्यों? E is equal to h nu होता है ना, और मिनिमम एनर्जी आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो E is equal to h nu naught, ये ध्यान रखना, ठीक है? वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जो जरूरत है एक मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना? दैट इज h nu naught, ओके, वेरी सिंपल में। अब मेरा आपके सामने एक क्वेश्चन है कि मैंने 10 एनर्जी डाला
इसकी निकलने की रिक्वायरमेंट थी 10, तो 10 एनर्जी डाला, 10 रिक्वायरमेंट है, 10 एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा 0, क्योंकि 10 आपको दिया गया और 10 आपकी रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। अब मानो मैं इसका बढ़ा देता हूँ एनर्जी, मैं इसका एनर्जी बढ़ा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, मैंने फ्रीक्वेंसी बदल दिया, कुछ और फ्रीक्वेंसी कर लिया, तो इसकी एनर्जी मैंने 12 कर दी। तो 10 तो जरूरत थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाकी 2 एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। अब मैं मानो इसकी एनर्जी को और बढ़ा के 20 कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी बदल के कुछ h-2 फ्रीक्वेंसी डाल के एनर्जी 20 कर देता हूं। 10 की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 10 काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, देखो एनर्जी सप्लाई, जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, ओके, इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी सप्लाइड क्या है, h न्यू, जिस लाइट से आ रही है, मानो h न्यू किसी से आ रही है एनर्जी, h न्यू एनर्जी सप्लाइड है, क्योंकि कोई न्यू फ्रीक्वेंसी से आ रही है तो उसकी एनर्जी हो गई h न्यू, विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है कि h न्यू बोले तो एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस हाफ एमवी, ये आपको दिमाग में बैठना है। एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस हाफ एमवी। टोटल एनर्जी जो सप्लाई होती है वो वर्क फंक्शन के तौर कंज्यूम होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको दिया जाता है। दिस फार्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको दिमाग में बैठा लो, और कोई भी डाउट है स्क्रीन में तो पूछो। ओके, तो आइंस्टाइन ने किस तरह एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने बोला कि कोई मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर की फोटोन उस पे गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस पे जो फोटोन गिरेगी, उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी जो होती है वो इसके वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यदि फोटोन की एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं। ओके, तो आइंस्टाइन ने इस प्रकार इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि टोटल एनर्जी जो फोटोन से आई उसकी कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में गई और कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी। और यदि ये जो फोटोन की एनर्जी है h न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, यदि इसकी एनर्जी इससे कम है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ओके, इस तरह उन्होंने, कोई डाउट है पूछो। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ हम लोग देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसकी मतलब एकदम इस तरह का ग्राफ। ओके,
आप बोलोगे सर ये ग्राफ यहां से क्यों शुरू हो रहा है, जीरो से क्यों नहीं शुरू? रीजन क्या है बेटा? ये तो फ्रीक्वेंसी है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी नहीं तो कहां से सोर्स आएंगे? तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकला और उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक बढ़ रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये ध्यान देना है आपको इस ग्राफ में, काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होती है। ओके, और वो भी एक ग्राफ जीरो से स्टार्ट मत करना, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? एक मिनिमम न्यू नॉट जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो न्यू नॉट पे जीरो काइनेटिक एनर्जी, फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना? तो ये ग्राफ ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, अंडरस्टूड? दूसरी एक ग्राफ देखनी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा ये मुझे देखना है। सपोज करो ये एक मेटल है, उसपे कोई एक पर्टिकुलर लाइट की फोटोन गिरी और इसके वर्क फंक्शन के बराबर है या उससे ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन निकली। मान लो ऊपर ही है, इलेक्ट्रॉन निकली। ओके, मान लो ये 10 की है, इसकी रिक्वायरमेंट है 5 की, तो इसकी 5। ओके, अब बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेज बढ़ा दो या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो। तो और एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी भी 5 होगी, ये 10 की है, ये 10 की है, मानो सेम लाइट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकली 5 की। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो नहीं बदल रही है ना, वो तो सेम रह रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है वो बढ़ जा रही है, बट एनर्जी तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि ये फोटोन गिरी, मिनिमम रिक्वायरमेंट निकालने की वहां तक थी, बाकी एनर्जी। दूसरा गिरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का है, वो बदलता नहीं है यदि आप नंबर ऑफ रेज बढ़ाओ। तो ये ग्राफ जो एकदम स्ट्रेट ग्राफ, ओके, पैरेलल। इंटेंसिटी आप लाख बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसका एनर्जी अपना उसके मुताबिक है। ओके, थर्ड, ये ग्राफ आप लोग में से कोई बता सकते हो तो मुझे बताओ सर। फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या फर्क होगा, जल्दी बताइए। फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या वेरिएशन होगा, कैसा ग्राफ होना चाहिए, कोई बता सकता मुझे? Sir, constant straight line. हाँ, obviously like this only, और ये जीरो से स्टार्ट। इंटेंसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ रेज बढ़ती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ गया बेटा, तो सिंपल सी बात है करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी फोटो करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। पर इसमें एक रिक्वायरमेंट है इस ग्राफ की, जो फ्रीक्वेंसी गिरेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि यदि अब ये जो लाइट गिर रहा है, मान लो यहाँ पे मैं 500 रेड लाइट गिरा रहा हूँ, जो जिसकी एक है मानो एनर्जी, तो 500 भी गिरा दो तो क्या इसके थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा, तो कहां से करंट सेटअप होगा। तो ये ध्यान देना है, ये ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है, जो लाइट गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के से ज्यादा होगा। ओके, वो ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टूड? पूछा जाता है, इधर क्वेश्चन पूछी जाती है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्राफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट शुड बी ग्रेटर देन
थ्रेशोल्ड। देखो आप लोग पीछे की कुछ क्लासेस मिस की हो, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं उतना डेप्थ में नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ पॉइंट्स को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो इसको इन डेप्थ समझ सकते हैं हम लोग और अच्छे से, यदि आप पुरानी क्लासेस को अच्छे से करो और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो विल सी दैट लेटर, पर थोड़ा सा आप लोग बेस बना लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना ही नहीं है, बहुत कुछ चीज है इसमें, बट फिलहाल इतना बेस समझ लो, फिर लेटर हम लोग इसको एडवांस लेवल में भी देखेंगे। ग्राफ क्लियर रखो दिमाग में, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाओ। By a metal, the threshold frequency required by a metal is 7 into 10 to the power 14 second inverse. If a light of 1 into 10 to the power 15 second inverse falls on it, calculate the kinetic energy of emitted इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो क्या? बोला जा रहा है क्या कि एक मेटल है, ठीक है ना, एक मेटल है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय मेटल इज इतना। बोला जा रहा है एक मेटल है, उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो 7 into 10 to the power 14 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज पे। अब बोल रहा है कि उसके ऊपर एक लाइट गिर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 into 10 to the power 15 सेकंड इनवर्स। आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। क्या आप निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ट्राई करो। बहुत सिंपल है। एनर्जी इससे जो सप्लाई हो रही है विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसकी एनर्जी आप निकाल सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू। इसकी भी एनर्जी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू प्लस दिस। ट्राई करो, 30 सेकंड टाइम ले लो, 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ, कोशिश करो बनाने का। बनाओ, कोशिश करो, मैं बताऊंगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एनर्जी सप्लाई is equal to energy required plus kinetic energy। बताया था आप लोगों को। तो एनर्जी सप्लाइड इज h न्यू, एनर्जी रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू माइनस h न्यू नॉट, यही ना फॉर्मूला है। ओके, तो h कॉमन निकाल लो इसमें से, न्यू माइनस न्यू नॉट, ओके, इज इक्वल टू काइनेटिक। ओके, आप सारे वैल्यूज को पुट कर लो। h प्लैंक कांस्टेंट है, बताया था आप लोगों को, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। न्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको जो है 1 into 10 to the power 15, तो 1 into 10 to the power 15 minus 7 into 10 to the power 14 सेकंड इनवर्स।
ठीक है ना। अब 10 टू द पावर 15 है तो मैं 10 टू द पावर 14 कर दूं तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं कर दूंगा 1 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकंड इनवर्स, तो 10 टू द पावर 14 है तो ये 10 हो जाएगी। 15 को मैं 14 कर दिया तो ये 10 हो गया, माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकंड, ओके, और इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट जो ऊपर है, इसको माइनस करो तो 10 माइनस 7 क्या होगी, 3 होगी। तो 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into 10 minus 7 3 into 10 to the power 14 second inverse, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स सेकंड कटेगा, ये दोनों को इनटू कर दोगे तो आपको निकल जाएगी कितनी जूल है काइनेटिक। ओके, बहुत सिंपल से समझो, h nu minus h nu नॉट किया, बाकी तो मैथमेटिकल और कुछ तो है। और सपोज आपको समझ आ गई होगी, क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलो कुछ पूछना है, किसी को नहीं समझ आएगी पूछ सकते हो। एनर्जी जो सप्लाई होगा वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी सप्लाइड h nu, एनर्जी रिक्वायर्ड h nu नॉट प्लस काइनेटिक। ओके, एनीथिंग यू कैन आस्क, पूछना है तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी बोले तो प्लैंक की थ्योरी यूज की, और प्लैंक ने पार्टिकल नेचर दिया था, तो पार्टिकल नेचर के तहत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ कि जो फोटोन आई थी, फोटोन कौन बोला था, पार्टिकल नेचर ही ना बोला था कि छोटे छोटे फोटोन होंगे एनर्जी है, तो छोटे छोटे फोटोन एब्जॉर्ब होगी, और वो फोटोन की वैल्यू जो रहती है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकले, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जो नेक्स्ट चीज था जो पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किया था, नेचर ऑफ एमिशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है ना, हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको भी फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी, उसको भी पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन। तो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, सपोज करो ये पार्टिकुलर कोई बॉडी है, ठीक है, और उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट डाल रहा हूँ, ओके, व्हाइट लाइट, मैं उसके ऊपर व्हाइट लाइट डाल रहा हूँ। व्हाइट लाइट तो खुद ही बहुत सारे फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना है। एक नॉर्मल बॉडी पे जब आप व्हाइट लाइट डालते हो तो होता क्या है, कुछ लाइट इसके अंदर में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके, कुछ एकदम इसके थ्रू पार हो जाती है, ओके, कुछ पार हो जाएगी, और कुछ रिफ्लेक्ट होके पीछे आ जाती है। तो एक्चुअली जो कुछ होता है वो एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ उसके थ्रू निकल जाती है, और कुछ रिफ्लेक्ट होता है। एक्चुअली एक बॉडी का जो कलर होता है वो डिटरमाइन करता है रिफ्लेक्टेड लाइट। सपोज करो ये ब्लू कलर की दिख रही है, ये जो है ब्लू कलर की, ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे जो व्हाइट लाइट पड़ रही है, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और बाकी सब एब्जॉर्ब हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हमको इसका ब्लू कलर है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो एक नॉर्मल बॉडी पे जब लाइट पड़ती है तो कुछ पार्ट उसकी एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट। तो ये सिंपल फंडा जान लो दिमाग में, कलर जो होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। एक्चुअली इस टॉपिक में जो हमें देखना है वो समझो पहले, अ बॉडी when heated
emits radiation of all wavelength. देखो बेटा, जब एक बॉडी को आप हीट करते हो, जब एक बॉडी को आप हीट करते हो तो उसमें से सारे वेवलेंथ निकलते हैं, उसमें से सारे वेवलेंथ निकलते हैं। ओके, जब एक बॉडी को आप हीट करते हो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं ना, उनमें सारे वेवलेंथ रहते हैं, राइट फ्रॉम जीरो वेवलेंथ वाली से लेके राइट इंफिनिटी तक वाली रेडिएशंस रहते हैं उससे, ठीक है ना। तो एक बॉडी को जब आप हीट करते हो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं उनकी वेवलेंथ राइट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी सारे वेवलेंथ वाली रेडिएशंस रहती है। ओके, तो आपने गौर भी किया होगा, जैसे कि आप एक लोहे को गर्म करते हो, आग में डालते हो, तो वो सबसे पहले आपको लाल नजर आता है, तो मतलब रेड वाली रेडिएशन निकल रही है। ओके, तो और गर्म करते हो तो ऑरेंज हो जाती है, तो ऑरेंज वाली भी रेडिएशन निकल रही है। जब ऑरेंज वाला निकल रहा है इसका मतलब रेड वाला खत्म नहीं हो गया, रेड वाला भी निकल रहा है, रेड कम निकल रहा है। जो मैक्सिमम निकलती है जिसकी वेवलेंथ उसी कलर का वो चीज दिखता है जब आप उसको, ठीक है ना। तो एक्चुअली यदि हम लोग इसका एक ग्राफ बनाएं, देखो हम लोग ग्राफ बनाएं फॉर वेवलेंथ, ओके, वर्सेस इंटेंसिटी, ओके, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का एक यदि हम लोग ग्राफ बनाएं कि हम लोग एक पर्टिकुलर बॉडी को हीट किए, उससे जो जो वेवलेंथ निकला, वेवलेंथ तो सारे निकलते हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ निकलते हैं। ओके, जो रेडिएशंस निकलेंगे उसमें जीरो से लेके इंफिनिटी तक वेवलेंथ रहेगी। ओके, तो इंटेंसिटी मतलब कौन कितना निकल रहा है, एक्चुअली आप एक ग्राफ प्लॉट करो तो ये ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ में जीरो को टच नहीं करेगा। क्यों जीरो को टच नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला भी वेवलेंथ निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी सब टाइप का वेवलेंथ निकलता है, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली जो वेवलेंथ है वो कम निकल रही है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू जाने के बाद ये सब जो वेवलेंथ है इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, अब इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है? एक वेवलेंथ जो पार्टिकुलर रहता है वो निकलता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा निकलता है। तो जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकलता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ओके, और जो सबसे ज्यादा निकलता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वही कलर डिसाइड करता है कोई चीज का। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, मानो आप लोहा को हीट कर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यदि वो लाल कलर का दिख रहा है, इसका मतलब लाल वाली जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम निकल रही है। यदि आप मानो और थोड़ा हीट करने के बाद आपको येलो दिख रहा है, तो लाल वाली निकल रही है पर लाल वाली कम निकल रही होगी, बट येलो वाली मैक्सिमम निकल रही है, इसलिए येलो कलर का आपको, ठीक है। देखो ना, जब आप एक बॉडी में ये वाली जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही प्लॉट की, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने प्लॉट किया है, तो इसमें सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं, सारे ये वाली वेवलेंथ, ये वाली सब वेवलेंथ, पर कोई एक पर्टिकुलर ही मैक्सिमम निकलेगा और उसी कलर की वो दिखेगी, ठीक है ना, ये ध्यान। एक नॉर्मल बॉडी को जब हीट करते हो तो एक ऐसा ग्राफ मिलता है आपको, और जो मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रहती है उसी कलर का वो, ठीक है। अब एक चीज आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी कुछ होता नहीं, इट्स अ सिंपल बॉडी लाइक अ नॉर्मल बॉडी ओनली, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप इसको जब हीट करोगे तो इससे भी सारे वेवलेंथ निकलेंगे, राइट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। बट ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी में यही डिफरेंस है कि इसके थ्रू कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, बट ब्लैक बॉडी सारे को एब्जॉर्ब कर, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली होता क्या है, आप ब्लैक बॉडी जानोगे क्या होता है? A body that absorbs radiation of all frequencies,
ओके, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है सारे फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस को, ओके, एंड आल्सो एमिट्स all frequencies when heated। देखो, एक पर्टिकुलर बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगी सारे रेडिएशंस को, ओके, और वो एमिट भी करेगी सारे रेडिएशन को जब आप उसको हीट करते हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता भी है सारे रेडिएशन को, बट एमिट वाला पार्ट देखो तो दोनों कुछ सेम है। तो मैं एक ब्लैक बॉडी का पर्टिकुलरली एमिट करने वाला ग्राफ प्लॉट किया, तो एमिट करने वाला ग्राफ जो प्लॉट किया वो सेम जैसा ऐसा ही था, ओके, एकदम सेम है, वेवलेंथ और वर्सेस इंटेंसिटी। ये कौन कौन से रेडिएशंस निकलते हैं हीट करने, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसी ही आएगी, ओके, नॉर्मल बॉडी की ही तरह आएगी ग्राफ, ओके। मानो ये T2 टेम्परेचर पे कर रहे हो और एक मानो T1 टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो अब देखो इसकी जो पीक है ये वाली वेवलेंथ है ना, ये वाली वेवलेंथ, और दिस इज T1, और इसकी जो पीक है ये वाली, ओके। तो ये T2 टेम्परेचर पे जब मैं प्लॉट किया तो वेवलेंथ कुछ और आए, मैक्सिमम वाला, लैम्डा मैक्स वाला, ओके, और T1 पे प्लॉट किया तो लैम्डा मैक्स कुछ और आए। बोलने का मतलब क्या है, आपको तो मैंने पहले भी बताया कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलती है वो डिफरेंट हो सकती है, ओके। और यहाँ पे बेसिकली T2 इज ग्रेटर देन T1, ओके, मतलब T2 टेम्परेचर जो है T1 से डिफरेंट है। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि टेम्परेचर चेंज करने से जो मैक्सिमम निकलने वाली वेवलेंथ होती है वो बदल जाती है, ओके। तो ब्लैक बॉडी की जो ग्राफ होती है नॉर्मल बॉडी की ही जैसी रहेगी एमिट करने वाले की, बट एब्जॉर्ब के सेंस में ये डिफरेंट होता है कि एब्जॉर्ब में तो ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, बट ये कुछ को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये तो ग्राफ आई थी, चलो हम लोगों ने जब पार्टिकल नेचर के हिसाब से बताया था तो ग्राफ कुछ ऐसे, बट यही ग्राफ को यदि आप क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से प्लॉट करोगे, कोई भी टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे ही प्लॉट करो, T2 टेम्परेचर पे मैंने क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इस ग्राफ को प्लॉट किया था। क्लासिकल थ्योरी मतलब पुरानी वेव वाली थ्योरी सबसे। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। तो रियलिटी वाली ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल वाला ग्राफ का कोई लेना देना नहीं है इस ग्राफ से। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो गलत है, क्योंकि देखो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से आप इसका जो वेवलेंथ निकलता है वो प्लॉट करो तो देखो ये क्या है, ये मैक्सिमम है और फिर उसके बाद कम होती जा रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि बिलियन से कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं, एकदम मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लगभग है कि नहीं। तो ये ग्राफ जो है वो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से प्लॉट की गई, पुरानी थ्योरी के हिसाब से तो ऐसी आई थी जो जिसका कोई मेल नहीं हो रहा था एक्सपेरिमेंटल वाले से या पार्टिकल नेचर से जो प्लॉट किया गया। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी और बाद में जब पार्टिकल नेचर ने समझाया वो पता चला कि हाँ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल से वो मैच कर, तो वेव थ्योरी इसको भी नहीं समझा पाया था, इसको पार्टिकल नेचर भी समझाया, ओके। तो ये दिस इज ऑल जो हम लोग पार्टिकल नेचर से समझे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग और देखेंगे कि पार्टिकल नेचर में क्या क्या चीजों को समझाया एंड वी विल जंप इनटू नील बोर पार्ट, ओके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर को प्लीज देख लो, नहीं तो जंप करेगी, ओके। तो आज के लिए थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।